this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो कल मैंने आप सबका एक टेस्ट लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग एंड यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। आई होप सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। अच्छा, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, ऑब्वियसली बात है कल होली थी तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया आपको ये टेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां पर लास्ट में देखना आपको यूनिट 1 नेशनल इनकम का टेस्ट भी मिलेगा और उसकी सोल्यूशन वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी मिल जाएगी और आपको अपना टेस्ट 2 भी मिल जाएगा यूनिट 2 और यूनिट 3 का। तो प्लीज मेक श्योर आप ये दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लो। आज हम हमारे सेकंड टेस्ट के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखो टेस्ट हमारा कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का था और शुरुआत के 6 क्वेश्चंस हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, तो ये 1-1 मार्क के थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई विल लीड टू। अगर आरबीआई रेपो रेट को कट कर देता है, कट का मतलब है डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर? सबसे पहले तो समझो कि रेपो रेट होता क्या है। देखो ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा, और ये एक कमर्शियल बैंक है एसबीआई। जब हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास में। जब हम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से तो हमें बदले में क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक्स भी लोन कहाँ से लेते हैं? अपने पापा से, आरबीआई से। तो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं अगेंस्ट सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवानी पड़ती है, बट बदले में कमर्शियल बैंक्स को भी आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना होता है और इसी इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। क्या बोला जाता है? रेपो रेट। अब आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया, कट कर दिया। पहले एसबीआई आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता था सपोज 10% का, अब एसबीआई आरबीआई को सिर्फ 6% का इंटरेस्ट पे करता है। तो भाई ये तो कमर्शियल बैंक्स के लिए अच्छी बात है, एसबीआई बहुत खुश होगा कि यार पहले 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, अब सिर्फ 6% इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एसबीआई खुश होगा और आरबीआई से और ज्यादा लोन लेगा, और ज्यादा लोन लेगा, और ज्यादा लोन लेगा, मतलब एसबीआई के हाथ में पैसा आ रहा है, एसबीआई के हाथ में मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है। एसबीआई के पास में पैसा ज्यादा है तो एसबीआई आम जनता को भी पैसा ज्यादा देगा, हम जैसे लोगों को उधार ज्यादा देगा। आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। आम जनता के हाथ में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, हमारे हाथ में पैसा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे। जब सब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड तो नहीं हो रहा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड भी नहीं है। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल भी नहीं होगा, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होती है, प्रोड्यूसर की सप्लाई लिमिटेड है, जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता तो उसे कहीं ना कहीं प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है। कंट्री में इन्फ्लेशन आता है तो प्राइसेस गिरेंगी भी नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? राइज इन एग्रीगेट डिमांड। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। अगर कंट्री के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है? बच्चे क्या करते हैं, कई बार इस नॉट को देखते ही नहीं है, बच्चे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज ट्रू, इस नॉट पर उनकी नजर ही नहीं जाती। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 ऑल्टरनेटिव तो सही है, एक ऑल्टरनेटिव कौन सा है जो गलत है, फॉल्स है। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो याद करो ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 3 का जो थर्ड चैप्टर है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? जब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम तो हो रहा है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। तो कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। जहां पर दोनों इक्वल हैं उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 100% एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल तो होगा, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है। प्रोड्यूसर की कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है, बट कहीं ना कहीं वो 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करता है क्योंकि कंट्री के अंदर इतनी ही डिमांड है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता, एक्सेस कैपेसिटी बाकी रह जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल
इक्वल होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ये तो सही है, हमें नॉट ट्रू बताना है। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी रह जाती है, प्रोड्यूसर की कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट्स बना सकता है बट वो एक्चुअली 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, ये भी सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमें बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है, रिसोर्सेज का यहाँ पर पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, सो डी इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इंक्रीज्ड इनकम, घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन गिवन है, एक पर्सन अपनी इंक्रीज्ड इनकम का 25% क्या करता है, सेव करता है। तो बंदा कितना सेव करता है, बंदा 25% क्या करता है, सेव करता है अपनी इनकम का, यानी कि ये एमपीएस गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास में गिवन है, कितना है 25%। मैंने सिखाया था परसेंटेज में अगर गिवन है तो परसेंटेज का साइन हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 0.25। एमपीएस हमारे पास में कितना गिवन है 0.25। एमपीएस गिवन है तो एमपीसी निकाल सकते हो, एमपीसी का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस एमपीएस, तो एमपीसी कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 में से 0.25 माइनस कर दो, एमपीसी हमारे पास में आ जाता है 0.75, कितना आया 0.75। और क्या गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, ये भी गिवन है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, ₹250 करोड़ दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन पूछता है चेंज इन इनकम हमें बताना है, ऑब्वियस सी बात है, देख के समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो एमपीसी निकालिए 0.75, तो हम आराम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था 1/1 माइनस एमपीसी, तो फॉर्मूला में पुट करो 1/1 माइनस एमपीसी कितना आया था 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 1/0.25, पॉइंट हटाया ऊपर 00 लगा दिया, तो ये आ गया 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आया हमारे पास में 4 आया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो 4, चेंज इन इनकम हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, वही तो हम निकाल रहे हैं, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना है 250 करोड़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन इनकम आ जाएगा 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, आगे एक जीरो और लगा दिया, कितना आ गया 1000 करोड़, कितना आ गया 1000 करोड़, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ गई बातें समझ में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मनी वैल्यू इज डैश कमोडिटी वैल्यू इन फुल बॉडीड मनी। अच्छा, मनी वैल्यू इज डैश कमोडिटी वैल्यू इन फुल बॉडीड मनी, तो सबसे पहले तो समझो फुल बॉडीड मनी होता क्या है, याद करो ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो सिल्वर के कॉइन्स चलते थे वो किसका एग्जाम्पल थे, फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल थे। क्या होता है फुल बॉडीड मनी में, सपोज ये एक सिल्वर का कॉइन है और इस सिल्वर के कॉइन के ऊपर लिखा है 100 रुपए, क्या लिखा है 100 रुपए, जितना इस पे लिखा हुआ है ना वो इसकी क्या होती है मनी वैल्यू होती है, क्या होती है मनी वैल्यू की, इससे हम इतने रुपए का सामान खरीद सकते हैं, इस सिक्के पर जितना लिखा है वो क्या है इसकी मनी वैल्यू है। और अगर आप इस सिक्के को पिघालोगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, सिल्वर निकलेगा, उस सिल्वर की कितनी वैल्यू है उसे बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू, क्या बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू। तो ये जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर सिल्वर कॉइन्स चलते थे किसका एग्जांपल थे, फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल थे। जितनी इस कॉइन की मनी वैल्यू है, इस पे 100 रुपए लिखे हैं, उतनी ही इसकी कमोडिटी वैल्यू हुआ करती थी। अगर आप इस सिक्के को पिघालोगे तो आपको 100 रुपए का सिल्वर मिलेगा। तो मनी वैल्यू जो थी वो कमोडिटी वैल्यू के उस टाइम पर क्या थी, इक्वल थी। तो मनी वैल्यू इज इक्वल to commodity value, whereas money value is dash commodity value in credit money। अब credit money कौन सी मनी है, वो मनी है जो आज के टाइम पर चलते हैं, आज जो हम अलॉय वाले मेटल वाले कॉइन्स यूज करते हैं, सपोज इस सिक्के पर लिखा है 100 रुपए या फिर 10 रुपए, ये क्या है इसकी मनी वैल्यू है। बट अगर आप इस सिक्के को पिघालोगे इसके अंदर से जो मेटल निकलेगा उसकी कीमत शायद होगी कहीं ना कहीं 20 रुपए, ये क्या है इसकी कमोडिटी वैल्यू है। तो मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, तो मनी वैल्यू इज ग्रेटर या फिर मोर ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू इन क्रेडिट मनी। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन मतलब बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास में गिवन है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है। पढ़ के देखते हैं। The consumption curve is an upward sloping curve line due to the direct relationship between income and consumption and the assumption of constant marginal propensity to consume। Obviously बात है, सही है कि जो consumption curve है वो upward sloping है। upward sloping मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कोई curve इस तरह से जाता है तो उसे upward sloping बोलते हैं, इस तरह से आता है तो उसे downward sloping बोला जाता है। अब देखो इनकम वाला कर्व इस तरह से है जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम बोलते हैं, और कंजम्पशन का कर्व भी किस तरह से है, इस तरह से है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही बात है, जब इनकम इंक्रीज होती है बंदे की तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। जब हम ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं तो हमारे खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारे क्लास 12th के लेवल पर तो ऐसा ही है, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है और कंजम्पशन का जो कर्व है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। याद करो हम कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास में हमारा इनकम वाला कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, ये हमारा कंजम्पशन वाला कर्व होता है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व होता है। तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का कर्व एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है या नहीं है, हमेशा ऐसे ही बनाया है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी बता देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, अगर हम एग्रीगेट डिमांड में से इस कंजम्पशन को माइनस कर देते तो हमें क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। याद करो इन्वेस्टमेंट का कर्व इस तरह से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी सही है हमारा, ये भी ट्रू है क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ लीगल रिजर्व रेशियो LRR इज 20%, तो हमें बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। कैसे करोगे, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, 20% है। परसेंटेज का साइन अगर आप हटाओगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, अपॉन 20 है ही। कितना आ रहा है हमारे पास में 5। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है जिसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज एन इक्विलिब्रियम। हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। पहली बात तो जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई। मैंने बताया कभी भी एग्रीगेट डिमांड आ जाए तो सीधे क्या लगाओगे, सी प्लस आई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सेम ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं। अब कंजम्पशन का फॉर्मूला लगा दो, सी बार प्लस बी वाई, ये कंजम्पशन का फॉर्मूला है, प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारे पास में क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है बट सेविंग्स गिवन है। मैंने जब ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा था तब बताया था इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स दोनों इक्वल होते हैं। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट की जगह पर हम सेविंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेविंग लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इनकम की जगह पर इनकम। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, सी बार हमें निकालना है, प्लस बी का मतलब होता है एमपीसी, बट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एमपीएस गिवन है। तो एमपीसी कैसे निकालते हैं, एमपीसी यानी कि बी, एमपीसी को स्मॉल बी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एमपीएस। तो 1 में से एमपीएस को माइनस कर दो 0.10 को, तो ये आएगा 0.9। 0.90 भी बोल सकते हो, 0.9 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एमपीसी कितना आया हमारे पास में 0.9, तो एमपीसी आ गया 0.9 इंटू वाई, वाई मतलब इनकम। इनकम कितनी गिवन है हमारे पास में 900। जब आपस में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। प्लस सेविंग्स कितनी गिवन है 80 इज इक्वल टू इनकम कितनी है हमारे पास में 900। क्लियर है। सी बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 9 81, ये आया 810 प्लस 80 इज इक्वल टू 900। सी बार दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया हमारे पास में 890 इक्वल्स टू 900। तो सी बार कितना आएगा हमारे पास में 900 माइनस 890, सी बार हमारे पास में आ गया 10। कितना आया हमारे पास में 10। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है हमारे पास में 10। क्लियर हो गई चीजें। तो अगर किसी को भी इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट है,
मैक्रो की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है। और अभी लास्ट वीक मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसके अंदर मैंने आपकी जो यूनिट 3 है इसकी एक वन शॉट वीडियो थी, सारे के सारे न्यूमेरिकल कराए थे मैंने आपको यूनिट 3 के। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, पूरे 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। एक बार ये 25 क्वेश्चंस आपने कर लिए ना तो यूनिट 3 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? CRR cut will improve the bottom line, says Karnataka Bank CEO, private lender Karnataka Bank MD and CEO Mahabaleshwar MS on Friday said the Reserve Bank of India slashing the cash reserve ratio by 100 basis points from 4% to 3% will improve the bottom line of banks. सबसे पहली बात तो इस पूरी इंफॉर्मेशन से कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड क्या है? CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब यहां पर क्या गिवन है कि CRR को कम करा गया है, यहां पर लिखा है ना स्लैशिंग द कैश रिजर्व रेशियो या फिर रिड्यूसिंग द कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR को रिड्यूस करा गया है। पहले CRR हमारा 4% था, अब उसे गिरा के कितना कर दिया? 3% कर दिया। तो ये तो सिर्फ आपने कीवर्ड पकड़ लिया कि CRR गिवन है, पहले 4% था, अब वो 3% हो गया, मतलब CRR डिक्रीज हुआ है। अब यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, डिस्कस हाउ द अबव मेंशन्ड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ऊपर किस इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है? CRR की बात करी गई है। इन न्यूज रिपोर्ट इज हेल्पफुल इन करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये जो CRR है इसकी हेल्प से हम कैसे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लो CRR होता क्या है। देखो, हर कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व्स का, अपने डिपॉजिट्स का, कमर्शियल बैंक के पास में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा कहां पर रखवाना पड़ता है? RBI के पास में रखवाना पड़ता है, पापा के पास में। और इस पैसे को बोला जाता है कैश रिजर्व। क्या बोला जाता है? कैश रिजर्व। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद RBI। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज RBI अपने पापा के पास में रखवाना पड़ता है, इसी को हम कैश रिजर्व्स बोलते हैं। ये जो रेशियो है ये कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है। और RBI टाइम टू टाइम कभी इसे इंक्रीज करता है, कभी इसे डिक्रीज करता है, ताकि वो कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। अब कैसे कंट्रोल करा जाता है वो समझना। कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो क्या होता है। कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। लोग डिमांड कब कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मतलब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है। तो RBI कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा, पहले मेरे पास में सिर्फ 10% रिजर्व रखवा रहे थे ना, अब तुम मेरे पास में 20% रिजर्व रखवाओ। क्या समझे? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब लोग डिमांड ज्यादा करें क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। तो RBI कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा, पहले मेरे पास में 10% का CRR रखवा रहे थे ना, अब 10% नहीं 20% का रखवाओ। RBI ने कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास में पैसा ज्यादा रखवाना पड़ेगा, मतलब कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास में हाथ में पैसा कम हो गया। खुद के पास में पैसा कम है तो कमर्शियल बैंक आम जनता को भी पैसा कम देंगे एज अ लोन। आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो आम जनता अपने आप डिमांड कम करेगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। CRR को क्या कर दिया जाता है? रेस कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट ना कर पाए। और जब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे तो अपने आप कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी। इस तरह से भी बता सकते हो आप बॉक्स के अंदर कि CRR को इंक्रीज करेंगे, मतलब RBI के पास में कैश रिजर्व ज्यादा आ रहा है। फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसे की कमी आएगी, कमर्शियल बैंक्स लोन कम देंगे, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, यानी कि कमर्शियल बैंक्स लोन कम देंगे। आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी तो आम जनता की डिमांड डिक्रीज होगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेम ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करा जाएगा? देखो, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, मनी की क्या है? सप्लाई कम है, मनी की सप्लाई क्या है? कम है। तो RBI कमर्शियल बैंक्स को बोलता है, पहले तुम मुझे 10% रिजर्व दे रहे थे ना, पहले मेरे पास में 10% रखवा रहे थे ना, अब एक काम करो, मेरे पास में 3% ही रखवाओ, बाकी का सारा तुम रख लो। तो अब कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा ज्यादा है, कमर्शियल बैंक्स आम जनता को भी लोन ज्यादा देंगे, आम जनता को लोन ज्यादा देंगे तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, आम जनता की डिमांड इंक्रीज होने लगेगी और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कैसे लिखोगे? CRR को
डिक्रीज करा जाता है ताकि कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो और आम जनता की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर इस तरह से एक चार्ट बना देना कि सीआरआर को यहाँ पर क्या करा जाएगा, डिक्रीज करा जाएगा। इसकी वजह से आरबीआई के रिजर्व्स कम होंगे। पहले 10% आरबीआई के पास में था, अब सिर्फ 3% ही आरबीआई के पास में है। कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा इंक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, आम जनता के हाथ में पैसा आएगा, आम जनता की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल होगी। तो ये था एक कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। पिक ले लेना इसकी ताकि आपको याद रहे किस तरह से लिखकर आना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो 9th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ए और बी। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का था, तो हमारा ए पार्ट है 1 मार्क का और बी पार्ट है हमारा 3 मार्क्स का। ए पार्ट में सिंपल पूछा है मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन बता दो, सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना, कोई रामायण नहीं लिखनी। तो आपकी कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, आपने जो भी बुक पढ़ी है उससे जो भी डेफिनेशन है मनी मल्टीप्लायर की वो डेफिनेशन लिख देना। मनी मल्टीप्लायर क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यानी कि उधार क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। किसके बेसिस पर, कुछ पैसा अपने पास में एज अ रिजर्व रख के अपने इनिशियल डिपॉजिट्स के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं कमर्शियल बैंक के पास में गई, मैं एसबीआई के पास में गई और मैंने जाके वहां पर 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए। ये मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट कराया, ये क्या है, एसबीआई के इनिशियल डिपॉजिट्स हैं। बैंक के 1000 रुपए अपने पास में नहीं रखते, बैंक इसका सिर्फ कुछ % अपने पास में रखते हैं। बैंक इसका कुछ %, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बैंक ने एज अ रिजर्व से 10% अपने पास में रखा, यानी कि 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए अपने पास में रखे कि कभी भी अगर मैं बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने जाऊं तो बैंक मुझे दे सके। बाकी का जितना भी अमाउंट है 1000 माइनस 100 यानी कि जो 900 रुपीज है उसे बैंक दूसरों को क्या दे देते हैं, लोन पर दे देते हैं। तो इस तरह से बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। तो यहां पर सिर्फ आपको एक बेसिक डेफिनेशन लिखनी थी। अब बी पार्ट कहता है क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। देखो हमारे जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स कौन से होते हैं, यहाँ पर रिजर्व आपका एलआरआर भी हो सकता है। एलआरआर का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो, ये आपका सीआरआर भी हो सकता है, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर एसएलआर भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी हो सकता है, कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। इन रिजर्व्स के बीच में और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में कि बैंक्स जो लोगों को उधार पर दे रहे हैं, जो 900 रुपए बैंक ने क्रेडिट क्रिएट करे, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारे रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, अगर ये रिजर्व्स डिक्रीज हो जाते हैं तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहीं पर समझ लो, जब बैंक्स 10% रिजर्व रख रहे थे तो वो कितना लोन पर दे रहे थे, 900 लोन पर दे रहे थे। अब मैं कहती हूँ रिजर्व इंक्रीज हो गया, बैंक्स 20% अपने पास में एज अ रिजर्व रख रहे हैं, तो 200 रुपए अपने पास में एज अ रिजर्व रख रहे हैं, रिजर्व इंक्रीज हो गया तो अपने आप बैंक्स अब लोन कितना देंगे, सिर्फ 800 रुपए ही लोन पर दे पाएंगे। तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दोनों चीज के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये रिजर्व क्या है, देखो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ % अपने पास में रखना पड़ता है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है और इसी रेशियो को बोला जाता है रिजर्व रेशियो। इसी रेशियो और हमारे क्रेडिट क्रिएशन के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अपने पास में ज्यादा पैसा रख लेंगे, अगर रिजर्व ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, दूसरों को लोन पर कम दे पाएंगे। अपने पास में पैसा कम रखेंगे, रिजर्व रेशियो कम है तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को पैसा लोन पर ज्यादा दे सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो एग्जांपल के थ्रू किस तरह से बताओगे, सपोज रिजर्व रेशियो हम लोगों ने दिया है 20%, एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, सबका आंसर सेम होगा और इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं हमारे, 1000 है। तो अब निकालते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स या फिर मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 अपॉन जो भी हमारा रिजर्व रेशियो है, जो भी हमारा रिजर्व रेशियो है, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, करके देखते हैं। तो 1 अपॉन रिजर्व रेशियो कितना है, 20% है, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं, 1000 है। 20% है, जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं
तो ऊपर 100 लग जाता है, तो यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया। 1 के पास में ये कितना है 1000 है, 25 100, 5 इंटू 1000 कितना हो गया हमारे पास में 1000, कितना हो गया 1000। तो ये हमें समझ में आया, जब हमारा रिजर्व रेशो 20% था तो कमर्शियल बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएट करा, 5000 रुपीज का क्रेडिट क्रिएट करा। अब हम इसे चेंज करके बताते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है ना। मैं कहती हूँ अब सपोज ये इंक्रीज कर देते हैं हम, सपोज रिजर्व रेशियो इज 50%, इस रिजर्व रेशियो को हम 50% कर देते हैं। इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे वही हैं, इनिशियल डिपॉजिट में शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे अभी भी कितने हैं 1000 है। अब निकाल के देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स कितना आएगा, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो कितना आया 50% इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितना था 1000, परसेंटेज का साइन है तो ऊपर 100 लगा देंगे, 50 2 100, 2 इंटू 1000 कितना आया 2000। अब यहीं पर हमें देखकर समझ में आ गया, पहले हमारे रिजर्व कितने के थे, पहले हमारे रिजर्व कितने के थे 20% के थे, फिर हमारे रिजर्व्स इंक्रीज होके कितने हो गए, हमारे रिजर्व्स इंक्रीज होके हो गए 50%। इसकी वजह से पहले हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना था 5000 था और ये डिक्रीज होके कितना हो गया 1000 हो गया। तो जैसे ही हमारे रिजर्व इंक्रीज हुए हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो दिस शोज दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th में अगेन दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये क्वेश्चन हमारे पास में 4 मार्क्स का था, तो ए पार्ट है 2 मार्क्स का और बी पार्ट हम न्यूमेरिकल है हमारे पास में 2 मार्क्स का। पार्ट ए क्या कहता है, कमर्शियल बैंक्स आर बोथ ट्रेडर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी के ट्रेडर्स भी हैं, वो पैसे के व्यापारी भी हैं। व्यापारी है मतलब वो कहीं ना कहीं पैसे का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और वो मनी के प्रोड्यूसर्स भी हैं। इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है। देखो कमर्शियल बैंक्स मनी के प्रोड्यूसर है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। कमर्शियल बैंक्स हमारे डिपॉजिट्स का कुछ % पैसा अपने पास में एज अ रिजर्व रखते हैं और बाकी के पैसे को लोन पर चढ़ा देते हैं। और इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। कैसे? क्रेडिट पर देके, लोन पर देके पैसे को। तो ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक्स मनी के प्रोड्यूसर तो हैं, बट वो मनी के ट्रेडर कैसे हैं, व्यापारी कैसे हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? ध्यान से समझना, ये एक कमर्शियल बैंक है, ये एक कमर्शियल बैंक है। मैंने कहा इस कमर्शियल बैंक का नाम है SBI, ठीक है। और ये आप हो, आप कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो, आप SBI के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो। आप जब अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता? इंटरेस्ट मिलता है। आपको SBI इंटरेस्ट देता है 5% का। कितना इंटरेस्ट देता है? 5% का इंटरेस्ट देता है। अब आप ही कभी या फिर कोई भी बंदा जब कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ये तो हम डिपॉजिट करा रहे थे तो उल्टा इंटरेस्ट हमें मिल रहा था। जब कोई भी बंदा कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उधार लेता है, तो उस बंदे को भी कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना होता है ना। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स दे तो 5% रहे हैं, बट लेंगे हमसे कितना? 8%। डिपॉजिट्स पर तो कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट कम देते हैं, बट लोन पर खुद इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। और ये जो बीच का 3% वाला गैप है, ये 3% कमर्शियल बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी के ट्रेडर्स भी हैं, वो पैसे का व्यापार भी कर रहे हैं। डिपॉजिट्स पर हम लोगों को इंटरेस्ट कम दिया जाता है, बट जब हम ही लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है, और जो बीच की कमाई है वो कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स आर ट्रेडर्स ऑफ मनी। और आप सब जानते हो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी के प्रोड्यूसर तो होते ही हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स का कुछ % पैसा अपने पास में रिजर्व रखते हैं और बाकी के पैसे को क्या करते हैं, लोन पर चढ़ा देते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं। इसके अंदर आप लिख देना कि मनी क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्स एंड इनिशियल डिपॉजिट्स। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन कहता है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है। हमारे पास में क्या गिवन है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज गिवन है, यानी कि चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। कितना दे रखा है हमारे पास में? 1200 करोड़, 1200 करोड़ गिवन है। MPS दे रखा है, तो मैं साथ में MPC यहीं पर निकाल देती हूँ, 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.2, तो MPC कितना आएगा? 0.8। MPC कितना है हमारे पास में? 0.8। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, इजीली निकल जाएगा। फॉर्मूला था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 1/1 माइनस MPC, यही फॉर्मूला था। तो 1/1 माइनस MPC 0.8,
1/1 माइनस 0.8 कितना आएगा 0.2, पॉइंट हटाया 0 लगाया, कितना आ गया हमारे पास में 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारे पास में 5, तो 1 मार्क का ये हो गया, कितना आया 5। और चेंज इन इनकम भी हमें निकालना है, तो दोबारा दूसरा फॉर्मूला लगा दो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 आया, चेंज इन इनकम हमें निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1200, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा, 12 5 60 होता है, आगे 00, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 6000, ये अगेन 1 मार्क का हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो 1 मार्क का हो गया आपका डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, और 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब कंट्री के अंदर वो सारे लोग जो काम कर सकते हैं, हु आर एबल टू वर्क, जो लोग काम कर सकते हैं, एंड आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जो काम करना चाहते भी हैं, उन लोगों को काम मिल रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जब वो लोग जो काम कर सकते हैं और जो काम करना भी चाहते हैं, उन लोगों को काम मिल रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। कैन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बी रीच्ड इन एन इकोनॉमी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम पर भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या। मैंने पीछे बताया था, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो बट रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम लेवल पर भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। द इकोनॉमी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ये वो सिचुएशन है जब कंट्री के अंदर क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है। एग्रीगेट सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी, बट रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, सो हमेशा कंट्री के अंदर क्या रह जाती है, कुछ एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है, और इसी डेफिशिएंट डिमांड को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। अब अगर आपने गौर करा हो तो यहां पर मैंने डेफिशिएंट डिमांड को अंडरलाइन करा है, डिफ्लेशनरी गैप को अंडरलाइन करा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस आंसर के अंदर, इन्हीं वर्ड्स के नंबर है, की वर्ड्स है, इन्हें हाईलाइट करना है, और इसी सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। याद करो, अभी मैंने जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस कराए थे आपको 1-1 मार्क के, उसके अंदर से एक्सप्लेन करा था। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर कर्व भी बनाना है। कैसे बनाओगे, ये है आपकी एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पर हम लोग दिखाते हैं हमारी इनकम, जिसे वाई भी बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। ये है हमारी वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पर हम हमारी एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं। देखो ये 45 डिग्री के एंगल पर हम लोगों ने क्या बनाई है, इनकम की लाइन बनाई है। इसी इनकम की लाइन को एग्रीगेट सप्लाई भी बोला जाता है, ठीक बात है। ये हम लोगों ने सोचा था कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ये एग्रीगेट डिमांड होती है कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है। बट ये कौन सी डिमांड है, ये वो डिमांड है जब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी रह गई, तब यहां पर इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, तो ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। तो ये सारी चीजें मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। आपकी जो यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो अगर कोई भी डाउट है कर्व्स के अंदर, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 1 मार्क का फुल एम्प्लॉयमेंट, और 3 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको डेफिशिएंट डिमांड लिखना है, डिफ्लेशनरी गैप लिखना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लिखना है, साथ में एक कर्व भी बनाना है, इसके नंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये 6 मार्क्स का था आपका, 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये। क्या दे रखा है, प्लान इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास में गिवन है कितना है, 100 करोड़, और कंजम्पशन आपको दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। देखो कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं हम, C+I, कैसे निकालते हैं, C+I, और एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम भी बोला जाता है। C तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, C कितना गिवन है हमारे पास में, 50 प्लस 0.50y, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में गिवन है, कितना है, 100 है, इक्वल्स टू इनकम, इनकम हमें निकालनी है, कर सकते हैं। 50 और 100 को प्लस करा, कितना हुआ, 150 प्लस 0.50y इक्वल्स टू इनकम, तो 150 इज इक्वल टू ये वाली इनकम, इसे इधर ले आओ, माइनस का 0.50y हो गया, तो 150 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 0.5 गया तो वही आएगा 0.5y। तो इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑपोजिट साइड वाला हमेशा ऊपर रखते हैं और साथ वाला नीचे रखते हैं, पॉइंट हटाया, 0 लगाया,
5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 300। इनकम कितनी आ गई हमारे पास में 300। तो ए पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास में 300। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बी पार्ट के लिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आपको सेविंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आराम से कर सकते हैं। एक काम करो, कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कंजम्पशन कितना है हमारे पास में, कंजम्पशन गिवन है ना 50 प्लस 0.50 वाई, ये कंजम्पशन है। ध्यान से देखना मैं क्या करती हूँ, 50 प्लस 0.50 इंटू इनकम कितना आया 300 आया, तो 50 प्लस 0.50 इंटू 300 कितना होगा 150, 150 और 50 कितना हो गया 200। ये क्या आया, कंजम्पशन आया। अब देखो इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये मैंने समझा रखा है आपको, इनकम से दो ही चीजें होती है, कंजम्पशन होता है और सेविंग होता है। इनकम हमारी कितनी आई 300 आई, कंजम्पशन हमारा 200 रुपए आ गया, तो सेविंग्स निकाल सकते हैं ना हम। 300 माइनस 200 आपकी सेविंग्स आ जाएगी, तो सेविंग्स कितनी आई 100 आ गई। तो ये कितनी आई आपकी सेविंग्स। ऐसे ना चाहो तो आप इसको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना था 50 था, तो इससे कर दो माइनस का 50, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, यहाँ पर बी कितना है 0.5, तो 1 माइनस 0.50। और इनकम कितनी आई थी हमारे पास में, इनकम आई थी 300, ऐसे भी निकालोगे सेम आंसर आएगा। चेक कर लो, माइनस का 50, 1 में से 0.5 गया तो वही 0.5 बचेगा इंटू 300, तो माइनस का 50 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आया 150, प्लस का 150 माइनस का 50 आ जाएगा हमारे पास में 100। सेम आ रहा है ना, तो कैसे भी निकाल सकते हो, ये ज्यादा इजी तरीका था। अब ये आ गया हमारे पास में 100। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इजी सा है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस हमारे पास में एमपीसी दे रखा है, ये बी होता है, ये कितना है 0.50 है। 1/1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आता है 2। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा पूरा का पूरा टेस्ट 2 का सोल्यूशन डिस्कस। अब आपका जो भी स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर अगर आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं ना, तो खुद अपने 1 नंबर डिडक्ट कर देना, सो डेट एग्जाम में आपको याद रहे। अगर इस तरह से कर्व नहीं बनाया, अपने नंबर खुद काट देना, क्योंकि यहाँ पर यही मेन था। तो आपका जो भी स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं गला खराब है, कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।